हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो हमारे सेल जो हम पढ़ रहे हैं, सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका जो अगला लेक्चर है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका और टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्रोकैरियोट सेल। क्या होगा? आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दोनों लेक्चर को हमने देखा है। पहला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, सेल थ्योरी देखी और उसके बाद हमने ओवरव्यू ऑफ द सेल को पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोकैरियोट सेल के बारे में जो डिटेल है उसको हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से प्रोकैरियोट सेल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहली चीज़ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, जिससे कि पूरी चीज़, पूरी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोकैरियोट सेल पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोट सेल हमने तो जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके पास क्या होती है? प्रिमिटिव टाइप की जो न्यूक्लियस पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? उसके पास सेलुलर जो उसकी कवरिंग नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, अगली चीज़ जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पढ़नी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनको कैसे, ये कौन कौन इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे क्या? बैक्टीरिया। और कौन है इसमें? माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ये सब क्या है ना? ये जो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, हम हायर एनिमल्स जो है वो यूकैरियोट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल्गी है, ठीक है, फंजाई है। तो ये क्या हो गया? प्लांट्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूकैरियोट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ये है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, ये क्या करते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है डिवाइड्स रेपिडली, लेकिन उससे पहले क्या है? स्मॉलर इन साइज। क्या होता है? स्मॉलर इन साइज एंड डिवाइड मोर रेपिडली देन द किससे? देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि ये क्या होते हैं कि यूकैरियोटिक सेल से साइज में भी छोटे होते हैं और उनसे तेज रेपिडली क्या करते हैं? डिवाइड भी करते हैं। मोर रेपिडली क्या करते हैं? डिवीजन भी इसका क्या होता है? रेपिडली होती है। अब देखो क्या होता है डिवीजन रेपिडली, मतलब देखो अब ये स्मॉलर साइज हो गए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इसको समझने की ये चीज़ है कि इनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब मान लो कि एक सेल का ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है? एक सेल का कोई है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है, ऐसे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आएगी? अब ये तो डिवाइड तो फटाफट करेगा ही ना। हमारे बॉडी में क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। इतने सारे सेल हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि इतनी फास्टली डिवीज़न नहीं कर सकते। ठीक है, और ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये कि इनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। हमारे में क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हमारा डिवीज़न जो होता है इनसे रैपिडली नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ क्या है? अगली बात जो इसके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या है कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंडामेंटली
फंडामेंटली क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर होता है। क्या होता है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। बट क्या है, लेकिन इनका ऑर्गेनाइजेशन तो सेम होता है, लेकिन शेप और साइज क्या होती है, इनकी वेरी करती रहती है। क्या होती है, शेप साइज जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो क्या करती है, वेरी करती है। जैसे कि इनको अगर शेप की वेरी की बात करें हम, तो वेरी इन शेप, तो मेनली 4 शेप जो है हमारे सिलेबस में कौन कौन से है, 4 एनसीईआरटी पढ़ाती है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से शेप बताती है, 4 शेप के बारे में बताती है, 4 शेप के बारे में बताती है। पहला जो है वो क्या है, स्फेरिकल, पहला क्या है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप्ड है। दूसरा क्या है, रॉड शेप्ड है, क्या होता है, रॉड शेप्ड होता है। तीसरा क्या होता है, कॉमा शेप्ड होता है, क्या होता है, कॉमा शेप्ड होता है। और चौथा क्या होता है, स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल शेप होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप। देखो थोड़ा सा इसको हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे आप समझने की कोशिश करना कि अब इसमें क्या होता है, जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप होगा। रॉड शेप की बात करें तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे होता है। कॉमा शेप्ड की बात करें तो देखो, कॉमा शेप्ड की बात करें ऐसे, ऐसे। स्पाइरल शेप की बात करें तो मान लेते हैं ऐसे, स्पाइरल शेप होता है पूरा। ठीक है, ये स्पाइरल शेप होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब इनको बोला क्या जाता है, जो स्फेरिकल शेप होते हैं उनको बोला जाता है कॉकस। क्या बोला जाता है, कॉकस। जो रॉड शेप्ड है इनको क्या बोला जाता है, बैसिलस। क्या बोला जाता है, बैसिलस। जो कॉमा शेप्ड है उनको क्या बोला जाता है, विब्रियो, विब्रियो। और इनको क्या बोला जाता है, स्पाइरलम, स्पाइरलम। ठीक है, स्पाइरलम। कौन कौन से शेप पाए जाते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है, बट जो इनका शेप और साइज होता है वेरी करता है। 4 शेप मेनली हमें पढ़ना है। कौन कौन से 4 शेप हैं, स्फेरिकल शेप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, एक एग्जाम्पल समझने की, ठीक है, इनका एग्जाम्पल में मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। रॉड शेप की बात करोगे तो बैसिलस हो गया, रॉड शेप में कौन सा हो जाएगा, बैसिलस हो जाएगा। और कॉमा शेप जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। जो स्पाइरल शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरलम बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करोगे, जो स्पाइरल शेप इसमें आता है रोडॉप्स स्पाइरलम, रोडॉप्स स्पाइरलम। इसमें आता है विब्रियो कोलरा। क्या होता है, विब्रियो कोलरा। इसमें क्या होता है तुम्हारा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, ठीक है। और जो तुम्हारा कॉकस होता है, जो कॉकस होता है उसका एग्जाम्पल हम देखें, उसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल जो होता है तुम्हारा बता दूंगा अभी। ठीक है, स्पेरिकल शेप्ड हो गया, रॉड शेप्ड हो गया, कॉमा शेप्ड हो गया और स्पाइरल शेप्ड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे हमें क्या देखना है, आगे हमें क्या देखना है, क्या हो गया, इतना हमने देख लिया। चलिए इसको आप लोग लिखते चलिएगा, इसका नोट्स बनाते चलिएगा। अब देखिए हमें जो पढ़ना है कि इसके बारे में देखिए, अब ये देखते हैं कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। सेल वॉल की बात करोगे, क्या करोगे, सेल वॉल की बात करोगे। किसकी बात करोगे, सेल वॉल। कई बार बात कर चुके हैं,
इनमें सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें नहीं पाए जाते, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनमें नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, माइकोप्लाज्मा, इनसे हमेशा फेमिलियर रहना पड़ेगा तुम्हें। माइकोप्लाज्मा, पीपी येलो बैक्टीरिया, और ये हर साल क्वेश्चन इसमें आ ही जाते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या तो माइकोप्लाज्मा, अगर ऑप्शन में है तो माइकोप्लाज्मा, अगर पीपी येलो है तो पीपी येलो। ठीक है, तो इनमें क्या पाया जाता है, पीपी येलो। इनमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ध्यान रखोगे, पीपी येलो एंड माइकोप्लाज्मा, इनमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल की बात कर गए हम लोग। अब देखो सेल वॉल की बात कर गए, और इसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स, हमने जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो होता है, सारी मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, मेन एरिना होता है किसके लिए, जो भी हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, वो किसमें होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो मान लेते हैं कि ये सेल है, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेगा, स्कैटर्ड रहता है। इसमें न्यूक्लियस की बात करें अगर, तो न्यूक्लियस तो देखो क्या होता है, मेम्ब्रेनस तो होता नहीं है इसके अंदर, इसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड तो होता नहीं है, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ना होके जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो इसी में पूरी तरह से स्कैटर्ड होता है। और ये जो स्कैटर्ड होता है, ये कौन, ये किसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जीनोमिक डीएनए, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ये कैसा है, नेकेड डीएनए इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेकेड डीएनए बोला जाता है। अब इसको नेकेड डीएनए की बात करें कि नेकेड डीएनए का मतलब क्या होता है, तो नेकेड डीएनए का मतलब ये है यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनमें क्या नहीं पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नाम होता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नाम होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, ये इसमें प्रेजेंट ना होने की वजह से, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अरे भाई हिस्टोन प्रोटीन का क्या रोल है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन का क्या रोल है नेकेड डीएनए से। तो बेटा क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है कि पैकेजिंग का काम करता है। किसको, डीएनए की पैकेजिंग के लिए हेल्पफुल होता है। किसके लिए, डीएनए की पैकेजिंग। ये किसका टॉपिक हो जाता है, डीएनए पैकेजिंग आपका 12th का टॉपिक है। तो हम 12th में पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से क्या होता है, इसकी पैकेजिंग होती नहीं है, तो ये क्या होता है, इसी तरीके से स्कैटर्ड होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। और इसी जीनोमिक डीएनए को और भी नाम से बोला जाता है। कौन से नाम से बोला जाता है, जीनोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीनोफोर। ध्यान रखोगे, इन नामों को ध्यान रखोगे, इनको क्या बोला जाता है, ये कैसा है, ये क्या है, जीनोमिक डीएनए है, जिसको नेकेड डीएनए भी बोला जाता है। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक के आगे एक और वर्ड लगा लो, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल, इसका बारे में अभी मैं बताऊंगा। मेन जेनेटिक मटेरियल के बारे में क्या होता है, मेन जेनेटिक क्यों बोला जाता है वो बताऊंगा। क्या बोलते हैं इसको, जीनोफोर बोलते हैं, या फिर एक और बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीनोफोर के अलावा एक और क्या इसको बोला जाता है, न्यूक्लियॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉइड इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अभी तो मैंने इसकी जेनेटिक मटेरियल देख लिया, इसका न्यूक्लियस देख लिया जो प्रिमिटिव है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि इसके अलावा क्या होता है ना, कि इसमें ही, इसी साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता। सब में नहीं होगा, ये सब में पाया जाएगा, लेकिन ये सब में नहीं होता है। कुछ एकाध होते हैं जिनमें ये पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड जो होता है ये क्या होता है? अब इसके बारे में, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं कि ये जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड डीएनए जो होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। एंड दूसरा क्या है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इसको मेन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग जीनोफोर बोलते हैं, ये सब में पाया जाएगा, सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन जो ये है ना, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये प्लाज्मिड जो है ना, ये सब में पाया नहीं जाता है। ये क्या होता है? सब में पाया नहीं जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख ले कि जो प्लाज्मिड होता है ना, ये क्या होता है? ये कैरी करता है। क्या कैरी करता है? कुछ एक्स्ट्रा, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम? एडिशनल फिनोटिपिक जो कैरेक्टर है उसको कैरी किया होता है। ये कैरी किसको करता है? कैरी एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है, एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर कौन कैरी किया होता है? प्लाज्मिड। जैसे एग्जाम्पल एक एनसीईआरटी देती है, क्या एग्जाम्पल देती है? एग्जाम्पल क्या देती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलती है कौन से एडिशनल फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होता है ये प्लाज्मिड कैरी किए होता है, वो होता है रेसिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। क्या होता है? रेसिस्टेंट कर देता है। किससे? एंटीबायोटिक्स से रेसिस्टेंट कर देता है। ये प्लाज्मिड का कैरेक्टर है। और किस में हेल्प करता है प्लाज्मिड? और किस में हेल्प करता है प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड और हेल्प करता है तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किस में हेल्प करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है, फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल जो होते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर को कैरी किए होता है कौन? प्लाज्मिड। कैसा है ये? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो कैसा है? सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये प्लाज्मिड के बारे में हो गया। इसके जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? नेकेड होता है। नेकेड क्यों होता है? इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और ये इसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए, जो कि मेन जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो इसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, इसको प्लाज्मिड बोला जाता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, कुछ एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल फेनोटिपिक कैरेक्टर को कैरी किया होता है। जैसे कि एग्जांपल में रेसिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, सेल वॉल मैंने बता दिया, सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन पीपीएल और माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। अब देखो अगली चीज़ देखोगे इसका, अगली चीज़ आप इसमें जब देखोगे तो क्या देखोगे कि इसी साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो इस साइटोप्लाज्म में, जिसे मैंने पहले भी बता रखा है कि जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि एब्सेंट होते हैं। क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? जितने भी तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। केवल क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम इकलौता होता है, जो 70s राइबोसोम होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ें हम बता रखे हैं पहले, ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आगे देखेंगे। आई होप इतना समझ में तो आ गया होगा, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो आगे हम बात करेंगे तो इस देखेंगे कि अब हम इतना हमने पढ़ लिया, अब इसके हम सेल एनवेलप की बात करेंगे। सेल एनवेलप की बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, उसका सेल एनवेलप कैसा होता है, उसकी सेल एनवेलप कैसी होती है, क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसका सेल एनवेलप को हमें पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि सेल एनवेलप को समझ लेते हैं किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। एक हम क्या करते हैं, एक हम बैक्टीरियल सेल का हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है एक बैक्टीरियल सेल की सेल एनवेलप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक हम लोग स्ट्रक्चर, एक डायग्राम के थ्रू हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, क्या देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, देखा जाए, चलिए देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। अब मेरे साथ इस चीज़ को बनाते चलिएगा और समझते भी चलिएगा, बनाइएगा भी और समझते भी रहना है, दोनों काम साथ करना है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप पहले समझ लो, फिर बाद में मैं आपको इससे टाइम दे दूंगा, आप बना लेना। चलिए, अब इसको हम लोग देखते हैं। क्या देखो क्या होता है, जो इन्वेलप होती है ना, जो बैक्टीरियल सेल की, वो मेनली तीन एनवेलप होती हैं। वो कौन कौन से मेनली तीन पार्ट होते हैं एनवेलप के, कौन कौन से होते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। इसका देखो जो पहला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर जो वाला पार्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इससे एक क्या निकला होता है, एक एक्सटेंशन निकला होता है, एक एक्सटेंशन निकला होता है। और इस एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीसोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीसोसोम बोला जाता है, ठीक है, मीसोसोम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें और क्या, इसके अब साइटोप्लाज्म में देख लिया जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो मीसोसोम हो गया। अब इसके अलावा क्या होगा, इसमें राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है, राइबोसोम पाया जाएगा। अब देखो क्या होता है, एक और चीज़ इसमें अब ये चीज़ें होती हैं कि इसमें मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। अब ये देखो, ठीक है, ये वाला जो क्या है ना, ये क्या है, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा है mRNA, और ये क्या है तुम्हारा राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S। और इसी को क्या बोला जाता है, कमांडली क्या बोला जाता है, पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। ये क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। और ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखिए और क्या पाया जाता है, इसमें पाया क्या जाता है, सेल वॉल से निकली होती है,
सेल वॉल से निकली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, जो क्या होता है, लंबा होता है भाई। ठीक है, ये तो ये हो गया जो तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्लैजिला हो गया। क्या हो गया, फ्लैजिला। क्या हो गया, फ्लैजिला। अब और क्या निकला होता है, ऐसे देखो, पिलाई एंड फिम्बरी भी होते हैं। पिलाई और फिम्बरी भी होते हैं, समझ रहे हो। सबका अलग अलग रोल है। अब ये क्या हो गया, आप देख रहे होगे कि ये बैक्टीरियल सेल का एक क्या हो गया, डायग्राम हमने तैयार कर दिया। बैक्टीरियल सेल का एक डायग्राम हमने तैयार कर दिया। अब बैक्टीरियल सेल का डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसको समझना है कि क्या चीज़ें, ये हमने क्या, सेल एनवेलप है इसका, ये क्या होती है, ये तीनों, यही सेल एनवेलप है। क्या है, सेल एनवेलप है। ये तीनों ही क्या है, सेल एनवेलप है। 1, 2 एंड 3 इनके बारे में ही। और ये एक जो है इम्पॉर्टेंट है, मीसोसोम, इसके बारे में हमें पढ़ना। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, देखो, जिसे समझ लो कि क्या होती है, इंक्लूजन्स बॉडी होती है, इंक्लूजन्स बॉडी, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, ये चीज़ें इसमें सब क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, अब क्या देखा हमने, जो आउटर लेयर है वो क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस। आउटर इन्वेलप या फिर आउटर लेयर होगा क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसका साइटोप्लाज्म है। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसमें, पिलाई प्रेजेंट होता है, फिम्बरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझे थोड़ा सा। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में समझने की कोशिश करें तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है, एडेसिव होता है। कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है, एडेसिव होता है, एडेसिव होता है। और ये क्या होता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये क्या है, लूज है, और या फिर कैसा होगा, हार्ड होगा। या तो लूज होगा या तो हार्ड होगा। अगर ये लूज होगा तो इसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लाइम लेयर। और अगर ये हार्ड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल क्या करता है, ये कैप्सूल का काम ये है कि जब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं, उस इम्यून सेल्स से इस बैक्टीरिया को बचाने का, छिपाने का काम करता है। कौन, ये कैप्सूल जो होता। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स की बात हो गई। ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो क्या होता है, स्टिकी होता है। कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है, फिर एडहेसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, एडहेसिव नेचर का होता है। दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो लूजली होगा, या लूज होगा, या तो हार्ड होगा। लूज होगा तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, अगर हार्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लूज को क्या बोलते हैं, हार्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है। अगली बात करें हम लोग, क्या बात करेंगे, अगली बात अगर हम करें हम लोग थोड़ा सा मीसोसोम की बात कर लेते हैं। पहले सेल वॉल पे आएंगे, लेकिन पहले क्या काम कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मीसोसोम की बात अगर कर ले हम लोग, मीसोसोम की बात कर लें तो मीसोसोम क्या होता है कि ये क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या होता है, आउटग्रोथ होती है, उसका क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है। तो उस एक्सटेंशन को हम लोग मीसोसोम बोलते हैं। और ये मीसोसोम जो होता है ना, वो तीन फॉर्म में हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, 3 फॉर्म में हो सकता है। वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो या तो तुम्हारा ये तुम्हारा वेसिकल होगा, वेसिकल होगा। ठीक है, वेसिकल होगा, या फिर कैसा होगा, ट्यूबुलर होगा। ये कैसा होगा, ट्यूबुलर होगा। या फिर ये कैसा होगा, या फिर ये कैसा होगा, ये ट्यूबुलर होगा,
ठीक है, या फिर ये लैमेली शेप होगा। कैसा होगा? लैमेली, ठीक है। यह वेसिकल टाइप होगा। वेसिकल की बोले तो ऐसे, मान लो ऐसे हो जाएगा। ट्यूबुलर यानी कि ऐसे होगा, या फिर लैमेली बोले तो ऐसे ये हो जाएगा। आज समझ में, इन 3 फॉर्म्स में हो सकता है। जो मैंने बनाया वो कैसा लैमली है, और ये ट्यूबुलर भी हो सकता है, यानी कि ट्यूब लाइक हो सकता है, या फिर वेसिकल फॉर्म में भी ये हो सकता है। वेसिकल फॉर्म में हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, लैमली हो सकता है। अब मीसोसोम का काम देखें अगर हम लोग, मीसोसोम क्या करता है, मीसोसोम का क्या काम है हमारे बॉडी में, जो बैक्टीरियल सेल है उसके बॉडी में क्या काम है उसका, अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये किस में हेल्प करता है? ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन में। किस में हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में। किस में हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और किस में करता है? तुम्हारा सेल, क्या बोलते हैं उसको, सेल वॉल फॉर्मेशन में। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है? और हेल्प करने की बात करें अगर हम, तो जो मीसोसोम होता है वो किस में हेल्प करता है? तुम्हारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। क्या करता है? सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें मीसोसोम का योगदान होता है। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें किसका योगदान होता है? ये तुम्हारा मीसोसोम का। उसमें अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें किसका योगदान होता है? मीसोसोम का। अगर तुम्हारा रेस्पिरेशन का भी योगदान देखा जाए तो इसमें किसमें होता है? मीसोसोम का। सिक्रीशन जो होता है बॉडी की, जिसका सिक्रीशन होगा उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मीसोसोम कंट्रोल करता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनमें क्या होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पाया जाता है, और इन एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट पाए जाते हैं, और इस पिगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? क्रोमेटोफोर बोला जाता है। क्रोमेटोफोर बोला जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन पाई जाती है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वो पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो इसमें पाए जाते हैं, और उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। मेनली ये किस में पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम किसकी, इसको आप लोग एक बार बना लो, इसको बना लो, फिर मैं आगे इसको देखता हूं। चलिए, तो हमने ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इसके जो भी सेल एनवलप थे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में समझ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सिमिलर ही होता है हमारे जैसा ही। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वो भी बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो था मीसोसोम वो इम्पॉर्टेंट था, उससे क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ना जरूरी है कि मीसोसोम कैसे होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्रोमेटोफोर के बारे में बता दिया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता ही दिया है कि स्टिकी नेचर होता है, लूज और हार्ड होता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल उसको बोलते हैं। किस में हेल्प करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में, सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब एक बात आ जाती है कि देखो क्या होता है कि जो इसको हम सेल वॉल को पहले देख लेते हैं। ठीक है, सेल वॉल पढ़ लेते करेंगे, हम सेल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या कर दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया था। चलो, तो अब सेल वॉल क्या करता है ना बाबू, सेल वॉल क्या करता है, ये क्या करता है ना, ये जो होता है ये क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड शेप। क्या करता है ये? प्रोवाइड शेप। यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है ना उसको क्या करता है, शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। अगला काम क्या है, इसको प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है ये? प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन देता है। अब यहाँ पे समझिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स था ना उसका काम भी क्या था, प्रोटेक्शन देना। उसका काम भी क्या था, प्रोटेक्शन देना। वो तो आउटर लेयर था, आउटर लेयर था,
और आउटर लेयर था तो मैंने आप लोग को बताया कि क्या होता है कि उसका दो फॉर्म होते हैं। क्या होता है कि एक लूज होता है और एक हार्ड होता है। जो हार्ड होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं, और वो कैप्सूल का काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल होते हैं ना, मतलब कि जो इम्यून सेल होते हैं, इम्यून सेल से बचाने के लिए काम करता है। जो इम्यून सेल से होस्ट के जो इम्यून सेल होते हैं उनसे बचाने का, बैक्टीरियल सेल को बचाने का काम कौन करता है? जो कैप्सूल होता है वो बचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो और इसका काम क्या है, जो सेल वॉल होता है उसका और काम क्या है, मैंने क्या बता दिया ये। अब देखो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको डाल दोगे, ये कहाँ चला गया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में चला गया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो सोल्यूशन है ना उसका कंसंट्रेशन क्या है? बैक्टीरियल सेल से कम है। तो बैक्टीरियल सेल से कम है तो क्या होगा कि जो सोल्यूशन होगा ना ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो लोअर हायर कंसंट्रेशन यानी कि जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर जाने लगेगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने लगेगा। तो जब इसको क्या करता है कि इसी को कौन रोकता है? सेल वॉल। सेल वॉल जब ऐसा कंडीशन आएगा कि वो अंदर जाने लगेगा सोल्यूशन, तो क्या होगा कि जो सेल होगी वो ब्रस्ट कर जाएगी। बैक्टीरियल सेल क्या होगी? ब्रस्ट कर जाएगी। तो ब्रस्ट कर जाएगी तो ये सेल वॉल जो होता है ना ये क्या करता है? इसको इस चीज़ से रोकता है, ब्रस्ट नहीं होने देता है। ठीक है, अगला क्या होता है कि इसका कंपोजिशन देखेंगे तो कंपोजिशन इज कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन को समझने की कोशिश करते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब क्या हो गया। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब ये है बेटा कि पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब ये है कि जो ये किससे बना होता है? पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। तो मेनली किससे मतलब इसको? अमीनो एसिड से। किससे हो गया? अमीनो एसिड। और ग्लाइकन का मतलब क्या हो गया? शुगर। क्या हो गया? शुगर। यानी कि किसका कॉम्बिनेशन होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन, अमीनो एसिड और शुगर का क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? मेनली देखो यहाँ पे होता है तुम्हारा एल लाइसिन, एल अर्जिनिन और डी लाइसिन। ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं यहाँ पे। शुगर में बात करें तो मेनली शुगर में दो पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है तुम्हारा? नाग और नाम। NAG और NAM। NAG का मतलब क्या होता है? NAG का मतलब हो गया तुम्हारा एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। क्या याद रखोगे? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। और नाम का मतलब हो गया एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। यानी कौन कौन सा शुगर पाया जाता है? तुम्हारा एन एसिटिल, नाग और नाम पाया जाता है और ये अमीनो एसिड पाया जाता है। और इसी से किससे क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। और इसी पेप्टाइडोग्लाइकन जो से ही कंपोज होता है कौन? बैक्टीरियल सेल वॉल पर कंपोज होता है। अब देखो यही सेल वॉल की कंडीशन हो गई, यही सेल वॉल इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब देखो एक चीज़ ये देता है, NCERT ये लिखती है कि NCERT ये लिखती है कि सेल एनवलप के प्रेजेंट होने के बेसिस पे जो बैक्टीरियल सेल होती है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। सेल एनवेलप के प्रेजेंट होने के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है, एंड response to the staining technique, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? बैक्टीरियल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है तुम्हारा कौन? एक होता है तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है तुम्हारा क्या? ग्राम नेगेटिव। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया था, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये इस बेसिस पे था कि अगर वो स्टेन को क्या कर लेता है? ले लेता है। अगर स्टेन ले लेता है तो उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, अगर वो स्टेन नहीं लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बोलेंगे।
अभी आप लोग इतना ही थोड़ा समझ लीजिए। इसके ऊपर मैं एक आध दिन में क्या करता हूँ, एक सेपरेट वीडियो छोटा सा डाल देता हूँ, जिसके बारे में पूरा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी क्या समझो, ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन को कैरी कर ले वो ग्राम पॉजिटिव, जो कैरी ना करे उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया को दो पार्ट में बोला गया। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या बचा था, जो देखो, जो हाँ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया। अब हाँ ठीक है, चलो, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। और क्या छूट रहा है भाई? हाँ, छूट रहा है कि अब देखो क्या होते हैं ना, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अब देखो क्या होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मोबाइल हो या फिर नॉन मोबाइल हो। क्या हो, या तो मोबाइल हो या फिर नॉन मोबाइल हो। तो अगर बैक्टीरिया मोबाइल है, या तो क्या हो, मोबाइल हो, मोबाइल वो मोबाइल चलाने वाला मोबाइल नहीं, या फिर नॉन मोबाइल हो। उसको भी मोबाइल इसीलिए बोला जाता है, फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि उसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, तो उसको मोबाइल फ़ोन बोला जाता है। एक फ़ोन वो होता है जिसको कहीं भी लेके जाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको केवल फ़ोन बोला जाता है। ठीक है, टेबल फ़ोन बोला जाता है उसको, ऐसे उठाया, बात किया, रख दिया भाई। मोबाइल फ़ोन इसको इसीलिए बोला जाता है कि इसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, पॉकेट में डाला, कहीं भी लेके चल दी, चलो। तो मोबाइल अगर क्या है, अगर बैक्टीरियल सेल मोबाइल है, मोबाइल है तो क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो मूवमेंट में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला, यानी कि अगर फ्लैजिला है तो मोबाइल होगा, अगर फ्लैजिला नहीं है तो मोबाइल नहीं होगा। इसके अलावा नॉन मोबाइल में फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। अगर मोबाइल नहीं होगा तो क्या होगा, वो मूव नहीं करेगा। जो मोबाइल होगा क्या करेगा, ये मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा भाई, ये मूव करेगा, यानी कि कहीं भी जा सकता है, ये मूव करेगा पूरी जगह। ठीक है, ये मूव नहीं करता, एक जगह जाकर चिपक जाएगा, वहीं पे अपना काम करता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ठीक है, फ्लैजिला हो गया। और कुछ टर्म हमने बताया था, क्या बताया था, पिलाई बताया था, और क्या बताया था, फिम्बरी बताया था। अब देखो एक चीज़, एक लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि जो फ्लैजिला होते हैं वो कई सारे क्या होते हैं, फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कई सारे उनकी मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, कई सारे जो होते हैं क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है। उसको हम लोग आगे इसमें ही पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में फ्लैजिला जब डिटेल पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि हाँ कौन कौन से फॉर्म में फ्लैजिला पाए जाते हैं। मेनली यहाँ पे फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और इस फ्लैजिला के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं फ्लैजिला के, उसको समझ लीजिए। फ्लैजिला के कौन कौन से पार्ट हो जाते हैं, तो फ्लैजिला के पार्ट जो हो जाते हैं ऐसे समझिए। इसमें आप देखो ये क्या है, स्टॉक है, स्टॉक में ये देखो ऐसे क्या होते हैं ना, रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। ये इसी में क्या होता है, उसके बाद इसी से क्या होता है, ऐसे निकला होता है। और उसके बाद ये देख रहे हो फ्लैजिला, ऐसे फ्लैजिला होता है ऐसे। ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, देखो ये क्या होता है, बेसल बॉडी होती है, ये बेसल बॉडी होती है, बेसल बॉडी होता है। ये क्या होता है तुम्हारा, हुक होता है। और ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो 3 पार्ट होती है किसकी, जो फ्लैजिला होती है इसको 3 पार्ट होती है। सेल वॉल से ये क्या होते हैं, इनका एवोल्यूशन जो होता है किसी, यानी कि किससे निकलते हैं, सेल वॉल से निकलते हैं। ये क्या है, इसका बेसल बॉडी, ये क्या है, हुक है, और ये क्या है, फिलामेंट है। 3 पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये तो हो गया जो तुम्हारा फ्लैजिला हो गया। अगला पिलाई और फिम्बरी की बात कर ले, तो पिलाई और फिम्बरी जो होते हैं ना, क्या होते हैं, ये तो लॉन्ग होता है, ये बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये लंबा होता है। पिलाई और फिम्बरी जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि विलाई और पिलाई में थोड़ा सा अंतर समझना। विलाई जो होता है ना वो
बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, यहाँ पिलाई पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? पिलाई पाया जाता है। और पिलाई और फिम्बरी का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं ना, ये एडेशन में हेल्प करते हैं, कहीं भी चिपकने में हेल्प करते हैं कि बॉडी अगर मान लो कि किसी होस्ट सेल से चिपकना है, या फिर अगर ये क्या करते हैं कहीं रॉक से चिपक गए, किसी चीज़ से चिपकने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। तो दिमाग में डाल लो, भर लो कि कौन हेल्प करता है मूवमेंट में? फ्लैजिला। पिलाई और फिम्बरी किस में हेल्प करते हैं? कहीं भी अटैच होने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस में करते हैं? अटैच में होने में हेल्प करते हैं। चलो, ये हो गया फ्लैजिला, हमने समझ लिया, इसको समझ लिया। ठीक है, चलो, बेसल बॉडी और हुक और फिलामेंट होती है। नॉन मोटाइल और मोबाइल दो तरह के होते हैं। कौन? जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला काम क्या है? उसमें मूवमेंट में हेल्प कराता है। और पिलाई और फिम्बरी का काम है कि वो क्या करता है? कहीं भी अटैच होने में हेल्प करता है। क्या करता है? कहीं भी अटैच होने में हेल्प करता है। अब देखो, अब जो लास्ट में जो टॉपिक दिया है ना, तो उसमें क्या दिया हुआ है? लास्ट में जो प्रोकैरियोटिक सेल के टॉपिक दिया, उसमें लिखा है राइबोसोम। फिर से राइबोसोम, यार कितनी बार आओगे यार? राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। अब नहीं बताएंगे राइबोसोम, बहुत बार बता दिया यार। इतनी बार में तो रट जाना चाहिए कि राइबोसोम क्या है, कौन सी राइबोसोम पाई जाती है, कौन सी सब यूनिट है, यही देखना है। राइबोसोम 70S राइबोसोम है, 50 और 30S राइबोसोम होती है। उसका मतलब क्या? सेडिमेंटल सेडबर्ग यूनिट या फिर सेडबर्ग या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं कि अगर राइबोसोम जो होता है ऐसे होता है, इसको पॉली राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, पॉलीसोम बोलते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अभी दिमाग में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, उसके इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इकलौता ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। चलो, अब आगे इंक्लूजन बॉडी की बात करेंगे। तो इंक्लूजन बॉडी में क्या होते हैं? इंक्लूजन बॉडी का मतलब हो जाता है कि ये क्या होते हैं ना, कि ये इंक्लूजन बॉडी जो होती है, ये क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, रिजर्व मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल होते हैं। रिजर्व मटेरियल को ही क्या बोलते हैं? रिजर्व मटेरियल। रिजर्व मटेरियल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में मैंने एक वो करके बताया था, जब बनाया था स्ट्रक्चर तो बताया था। इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? रिजर्व मटेरियल होते हैं। किसमें कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। इनको क्या बोला जाता है? इंक्लूजन बॉडी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? किसी मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? ये अटैच नहीं होती हैं, फ्रीली क्या होते हैं? मूवमेंट करते हैं। कि कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये कहीं पे जाकर बाउंड नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं? फ्रीली मूवमेंट इनका होता है, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, जिनको क्या बोलते हैं? तुम्हारा इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए। ठीक है, साइनोबिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सब होते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ना, एक और चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस वैक्यूल्स बोला जाता है। ऐसे तो वैक्यूल्स पाया नहीं जाता है क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? बायोएंसी में हेल्प करते हैं। देखो, यहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाता है यार। प्रोकैरियोटिक सेल खत्म। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। कोई भी अगर दिक्कत होगी, कोई भी इसमें परेशानी होगी, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताओगे कि यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ये चीज़ें आप फिर से समझा दो या फिर बता दो। मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से वो चीज़ें बताने समझाने की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए और इस लेक्चर्स को, इस सीरीज को जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास की, उसको पूरी तरह से शेयर कर डालो, फैला डालो। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। और धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।